गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय का हम एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं और ये दंड आलेख यानी पाई चार्ट से या दंड चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। दंड चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा नवोदय विद्यालय में एक रहता है। तो बच्चों इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा। क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित दंड चार्ट एक चित्रकार के पास जानवरों के चित्रों की संख्या दर्शाता है। दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये चित्रों की संख्या लिखी हुई है, इसमें लिखे हुए 25, 50, 75, 100 और 125, जिसमें बाघों की संख्या, ये जो दंड आलेख है आपका दंड चित्र है, ये पाई चार्ट जो आपको बाघों की संख्या 75 दिखा रहा है, सिंहों की संख्या 50 दिखा रहा है और चीताओं की संख्या 100 दिखा रहा है, जबकि हिरणों की संख्या 125 है। क्वेश्चन पूछा गया है, सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। देखते हैं बच्चों, जैसे इसमें कहा है सिंहों की संख्या से, यानी सिंहों की संख्या यहाँ हम देखें तो सिंह कितने हैं 50, तो सिंहों की संख्या होगी कितनी 50। पूछा क्या गया है, सिंहों की संख्या से हिरणों की संख्या कितने परसेंट अधिक है। हिरण कितने 125। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि सिंहों की संख्या कितनी है, सिंहों की संख्या 50 है जबकि हिरणों की संख्या 125 है। उसने पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है। बच्चों बताओ, यहाँ से हम देख रहे हैं सिंह कितने 50 जबकि हिरण कितने 125। कितने ज्यादा हैं 50 से 125, यानी 75 हिरणों की संख्या ज्यादा है। हमेशा हमें कभी भी परसेंटेज निकालना हो, वैल्यू को प्रतिशत में निकालना हो तो बट्टे में हमेशा उसको लिया जाता है जिसके रिलेशन में बात की जाती है। यहाँ पे किसके रिलेशन में बात की जा रही है, सिंहों की संख्या से, यानी किसके रिलेशन में बात की जा रही है, सिंहों के रिलेशन में। तो ये हिरण कितने ज्यादा है 75 ज्यादा है। किसके रिलेशन में बात की जा रही है, सिंहों के में, तो बट्टे में आएगा 50। परसेंट में बदलने के लिए 100 से कर देते हैं गुणा, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 75 का गुणा 2 के साथ किया जाएगा, 75 दूनी 150%, क्योंकि ये हमने किस में बदला है प्रतिशत में, तो आंसर हमारा किस में आएगा प्रतिशत में। तो 150% हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो बच्चों ये ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% है, 25% बचाता है। यदि वह प्रतिमाह प्रतिमाह 3000 रुपए की बचत करता है, 3000 रुपए की यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो उसकी मासिक आय
कितनी है। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 15,000 रुपए, ऑप्शन बी 12,000 रुपए, ऑप्शन सी 9,000 रुपए, ऑप्शन डी 7500 रुपए, 7,500 रुपए। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। एक बार दोबारा से आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टी टाइप तरीके होते हैं। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। अगर यहाँ देखा जाए तो ये कितना सेव कर रहा है अपनी इनकम का, 25% बचाता है। अगर मैं इस बात को ये कहूँ रुपए में कितनी सेविंग कर रहा है, तो आगे लिखा हुआ है वह प्रति माह 3,000 रुपए बचत करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 25% की जो वैल्यू हो गई वो 3,000 रुपए हो गई। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आपका जो 25% जो बचत कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3,000 रुपए को। तो मेरे प्यारे बच्चों 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें 1 की क्यों निकालनी है, उसमें 1 आया तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। किसी भी व्यक्ति की इनकम की बात की जाए, मैं ये कहूं मैं 25% बचत करता हूं, इसका मतलब ये हुआ मैं 100% कमाता हूंगा, यानी मेरी इनकम कितनी होगी 100%। तो इसने कहा इसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। 25% 3,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा। 25% का इसने 4 गुना कर दिया है तो कितना बन गया, 100% बन गया। इसका मतलब इन रुपयों को हम 4 गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए। तो अब इसने कहा मासिक आय कितनी होगी, तो मासिक इनकम इसकी 100% ही होगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपए। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, इसने ये कहा है कि 25% बचत करता है। अगर मैंने इसको भिन्न में बदल दूं तो इसकी भिन्न वैल्यू हो जाएगी 25% को यदि मैं भिन्न में बदलना चाहूं तो परसेंट को हटाऊंगा, बट्टे में 100 लगाऊंगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 25% की भिन्न वैल्यू हो जाएगी 1/4। इसका मतलब ये हुआ ये आदमी की टोटल आय होगी और ये क्या कर रहा है, इसको बचत कर रहा है। जबकि सवाल में कहा है 3,000 रुपए की बचत कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 रुपए। उसने पूछा इसकी इनकम कितनी है, आय कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, 4 यूनिट। तो यहां से हम 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12,000 रुपए। तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेज करता हूं इसको। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से, एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से, एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। 10 दर्जन पेन खरीदता है। और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से, और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है।
तो उसका लाभ या हानि क्या है? तो लाभ या हानि क्या है? 4 इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 100 रुपए का लाभ, ऑप्शन बी 100 रुपए की हानि, ऑप्शन सी 120 रुपए की हानि, ऑप्शन नंबर डी 120 रुपए का लाभ। आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं सीपी, इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह सकता हूं 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? 10 दर्जन। इसका मतलब 10 दर्जन का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 24 गुणा 10, 240 रुपए। और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य एसपी की बात करें तो 36 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। तो 10 दर्जन को कितने का बेचेगा? 36 गुणा 10, 360 रुपए में। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई आदमी 240 रुपए के सामान को 360 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का फायदा ले रहा है? 120 रुपए का फायदा ले रहा है, क्योंकि कम में खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो ऑप्शन हम देखेंगे 120 रुपए का लाभ कौन सा ऑप्शन दे रहा है? डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसको देख सकते हैं। एक बॉक्स, अगला क्वेश्चन है, उस बॉक्स का आयतन क्या है? उस बॉक्स का आयतन क्या है? उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है? जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। इसके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन 54 घन मीटर, बी ऑप्शन 27 घन मीटर, सी ऑप्शन 18 घन मीटर और डी ऑप्शन 9 घन मीटर। क्वेश्चन है, उस बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है? अगर हम ये कहें प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, तो इसका मतलब बॉक्स घन के आकार का होगा। कैसे आकार का होगा? घन के आकार का। इसका मतलब हम जानते हैं घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। जो कोर होती है उसी को हम भुजा कहते हैं। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? बराबर भुजा का क्यूब। भुजा कितनी है? 3। अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा 27 घन मीटर। इस तरह आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
आयतन, अगर थोड़ा आयतन का मैं और जिक्र करना चाहूं तो किसी भी आकृति का यानी किसी भी ठोस का हमें आयतन निकालना हो, जैसे कि ये घन है, इसकी प्रत्येक ये क्या होगी, ये भुजा होगी ए, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों कैसे होगी, समान होगी। अगर हम आकृति की बात करें तो 3D आकृति दो टाइप की होती हैं, एक प्रिज्म के आकार की, दूसरी पिरामिड के आकार की। किसी भी प्रिज्म का यदि हमें आयतन निकालना हो तो प्रिज्म का आयतन होता है बेस एरिया इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसका अब देखते हैं, इस घन की बात करते हैं। ये घन, ये आपका जो घन बना हुआ है ये किसके आकार का है, इसका बेस की बात कर रहे हैं। इसका बेस जो है वो वर्ग के आकार का है और हम जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, भुजा का वर्ग। इसका मतलब ए स्क्वायर इनटू ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी, तो ए के साथ गुणा करवा देंगे तो इसका आयतन निकल के आ जाएगा भुजा का क्यूब। ये ऐसे करके फॉर्मूले बनते हैं, ये हम किसी वीडियो में एक दिन बताएंगे कैसे ये बनाए जाते हैं, सब कुछ आगे बताएंगे। तो आज का क्वेश्चन है ये, उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोण 3 मीटर लंबी है। जब कोण दी हुई है, कोण का मतलब भुजा होता है, उसकी भुजा 3 मीटर दी है, इसका मतलब घन का आयतन हमें निकालना है। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। हमने इस भुजा का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 मीटर क्यूब, आंसर हो जाएगा। या इसको हम बोल सकते हैं 27 घन मीटर बार एक ही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई, क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। पूछा उसने उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस आयत का क्षेत्रफल, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 105 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन है, उसने पूछा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग यूनिट में आता है, वर्ग इकाई में आता है। तो यहां से दो ऑप्शन को हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं डायरेक्ट, कि डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, बिना कैलकुलेशन को इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, l इंटू डी। ये भी हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हम एक अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है इसकी लंबाई कितनी है 15,
और चौड़ाई कितनी है 7। मेरे प्यारे बच्चों यदि 15 का गुणा 7 के साथ किया जाएगा तो आंसर 12 से अधिक ही आएगा। इसका मतलब बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर सिर्फ क्या बच गया, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। हमें इसमें गुणा भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने देख लिया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और हमें ये भी पता है क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है। दो ऑप्शन हमने ऐसे देख लिए जिसमें वर्ग नहीं लगा हुआ था, तो हमने उनको डायरेक्टली हटा दिया। हमारे पास बच गया ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। इसमें हमने देखा उसने क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई 15 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर थी। इनका गुणा किया जाए तो 101% गुणनफल 15 से ज्यादा ही रहेगा। इसका मतलब 12 से तो बड़ा ही आंसर आएगा, इसलिए 12 भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर इज ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन निकालते हैं, रिमूव करता हूं इसको। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, का औसत है, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 4। सबसे पहले हम समझते हैं औसत होता क्या है। औसत होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को सही निकालो। उसने कहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। हम जानते हैं पहली विषम संख्या 1 होती है, दूसरी अगली वाली 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस तरीके से चलती जाते हैं। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 क्या लिख ली, विषम। हमने 10 लगातार क्या लिख ली, विषम संख्याएं। उसने पूछा है लगातार विषम संख्याओं का औसत। मेरे प्यारे बच्चों कभी भी इस टाइप से दिया हो औसत पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो a प्लस l बटे 2। a फॉर प्रथम पद, l फॉर अंतिम पद। यहां देखते हैं हम प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 19 बटे 2। जोड़ेंगे 19 में 1 जोड़ेंगे 20 बटे 2, भाग करेंगे तो औसत निकल के सीधा आ जाएगा 10। औसत का ये भी एक फॉर्मूला होता है। किसी भी सीरीज का औसत आपको निकालना हो और वो सीरीज लगातार हो तो उसका योगफल हो जाता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये सीधा इससे औसत निकल के आता है। तो हमें पता लग गया 1 और 19 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 10। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। या फिर दूसरा इसका ये तरीका है, चलो दूसरा तरीका भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। औसत होता है जस्ट बीच वाला, मध्य वाला। अगर यहां से मैं बात करूं तो 4 इधर से छोड़ दिए जाएं, 4 इधर से छोड़ दिए जाएं, तो जस्ट बीच वाला इन दोनों का योगफल ही औसत होगा। तो मैंने 11 प्लस 9 को जोड़ दिया, कितना हो गया 20। 11 और 9 20। लेकिन ये दो संख्याओं का हो गया तो 2 से ही कर देंगे भाग। जब 20 में हम 2 से भाग करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 10। ये आपका औसत निकल के आ जाएगा। चलो इसको रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन,
एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2 7.5 किलोमीटर, इसका सी ऑप्शन है 15 किलोमीटर और डी ऑप्शन है इसका 30 किलोमीटर। देखते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है, समझते हैं। उसने कहा है 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 2 घंटे का समय लेती है बस और कितनी दूरी कवर कर देती है? 60 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। इसका मतलब 1 घंटे में कितनी करती होगी? 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर जाती होगी, क्योंकि 2 घंटे में जा रही है 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में जाएगी 30 किलोमीटर। हमसे पूछा गया 30 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी। 30 मिनट का मतलब बच्चों होता है आधा घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में जा रही है 30 किलोमीटर, तो आधा घंटे में कितनी जाएगी? 30/2 मीन्स 15 किलोमीटर। या सीधा भी आप समझ सकते हो, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो आधा घंटे में 15 किलोमीटर जाएगी। इस तरह राइट आंसर सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।